दोस्तों नमस्कार। मान लीजिए यह देश कॉरपोरेट ही चलाता है। कॉरपोरेट के आश्रय इस देश में राजनीतिक सत्ताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, क्योंकि उसके पीछे जो भी ऑपरेशन चल रहा होता है उस ऑपरेशन में पैसा तो कॉरपोरेट का ही लगता है। और ऐसे में अगर महाराष्ट्र का जिक्र कीजिएगा तो फिर महाराष्ट्र तो इस देश में एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के भीतर राजनीति कम, बिजनेस ज्यादा होता है। और बिजनेस का मतलब बहुत साफ है, राजनीति बिजनेस के आश्रय चलती है। तो जिस राज्य की राजनीति ही बिजनेस के आश्रय चल रही हो वहां पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या यह फैसला कोई पॉलिटिशियन ले सकता है? क्योंकि इस देश की एक छवि भी कॉरपोरेट मित्रों के आश्रय खुलकर उभरकर सामने आई है। और खास तौर से बीते 10 वर्षों में जिस लहजे में प्रधानमंत्री के कॉरपोरेट मित्रों का जिक्र राजनीतिक तौर पर होता रहा है, न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उसकी गूंज सुनाई दे रही हो, तब ऐसे में यह सवाल वाकई बड़ा है, क्या वाकई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला इस देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री यानी मोदी और शाह को करना है? जिस दिशा में बार बार बात कही जा रही है, ये जो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा, जिसका जिक्र आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये अब भी सस्पेंस है, लेकिन जो भी फैसला मोदी शाह लेंगे वो फैसला उन्हें मंजूर होगा। दरअसल राजनीतिक तौर पर पत्रकारों के सामने आकर देश को यह संदेश देना उस महीन राजनीति का पहला हिस्सा होता है। यानी जो कह रहे हैं उसके पीछे की राजनीति के गूढ़ अर्थों को कौन कैसे समझ सकता है, यह आप खुद समझने की कोशिश आज जरूर कीजिएगा। और इस परिस्थिति के भीतर हमें लगता है आज शुरू में ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उस वक्तव्य को आपको सुना देते हैं जिसको डिकोड आप खुद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज महाराष्ट्र की उस राजनीति और बिजनेस को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जहां पर वही मुख्यमंत्री होगा जो महाराष्ट्र में बिजनेस दे पाए, महाराष्ट्र के बिजनेस को कर पाए, आने वाले वक्त में बीएमसी पर कब्जा कर पाए, बीएमसी के आश्रय कॉरपोरेट के लिए रास्ता दिखा सके और कॉरपोरेट निर्णय लेगा, वही शख्स मुख्यमंत्री होगा। इसीलिए आज फैसला नहीं, कल दिल्ली में फैसला होगा। यह वही दिल्ली है जिस दिल्ली में 5 बरस पहले गोल्फलिंग का इलाका, जहां पर गौतम अडानी का घर है जिसे गेस्ट हाउस के तौर पर जाना जाता है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी 5 बरस पहले इसी गोल्फलिंग में अडानी के निवास पर या कहें गेस्ट हाउस पर बैठक हुई थी, जिसमें मुंबई से चढ़कर 4 बड़े नेता पहुंचे थे और दिल्ली से गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी। चाचा भतीजा दोनों पहुंचे थे, शरद पवार और अजीत पवार। देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचे थे और वो मैसेज बहुत साफ तौर पर वहां से निकल कर आया था कि हां, इस बैठक का मतलब बहुत साफ है, आने वाले वक्त में जो भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा उसे वहां के बिजनेस को समझना होगा। यह कैसे पूरा का पूरा घटनाक्रम 5 साल पुरानी परिस्थितियों को नई स्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है। लेकिन उससे पहले जिस बात का जिक्र आज एकनाथ शिंदे ने किया उसको सुन लीजिए। मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है, अभी लास्ट का बता रहा हूं, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई, तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहा रोज अभी आज जो है, आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ
हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। आप भी सोच रहे होंगे कितने आसान तरीके से एकनाथ शिंदे मान गए। यह भी सोच रहे होंगे कि अब तो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को यह फैसला करना है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो घड़ी की सुई 5 साल पहले ले जाइए। यह वही दिल्ली है जिस दिल्ली के गोल्फलिंग का जो हमने जिक्र किया। उस वक्त महाराष्ट्र से 2 चार्टेड में उड़कर 4 लोग पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी, शरद पवार की मौजूदगी थी, अजित पवार की मौजूदगी थी और प्रफुल्ल पटेल थे। अडानी के इस निवास पर गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। और यह बैठक दिल्ली में जब हुई, उस दौर में किसकी सरकार कैसे बनेगी, कौन कैसी परिस्थिति को संभालेगा, इस बात का जिक्र हो रहा था। और इसके बाद 22 नवंबर 2019 को वर्ली में नेहरू सेंटर है, वहां पर शरद पवार ने एक बैठक की थी। उसमें इस बात का जिक्र किया था कि वह अब ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें बीजेपी ना रहे लेकिन सरकार अपनी रहे, यानी महाराष्ट्र के भीतर बिजनेस अपने हाथ में रहे। और इसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएं। वहां पर अजीत पवार की मौजूदगी भी थी। उन्होंने खामोशी बरती थी। और 22 नवंबर को यह बैठक के तुरंत बाद 23 नवंबर होते होते एक झटके में राजभवन सक्रिय हो गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ रात के अंधेरे में, और दिल्ली जिस रूप से देखती रही परिस्थितियों को, उस 5 बरस पहले को अब कल की बैठक से जरूर जोड़िएगा। क्योंकि उस दौर में एक झटके में सुबह सुबह खबर आई कि अजीत पवार उधर से इधर आ गए और वो डिप्टी सीएम हो गए। सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस है, शपथ ग्रहण हो गया। सब कुछ एक झटके में होता चला गया। लेकिन कितने घंटे वो सरकार चल पाई? नहीं चल पाई। और उसके बाद जब शिवसेना 21 जून 2022 को टूटती है, उससे पहले उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अजीत पवार एक झटके में उधर से इधर आ जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं तो इन्हीं के साथ हूं, यानी अपने चाचा शरद पवार के साथ हूं, एनसीपी के साथ हूं। और उसके बाद जुलाई 2023 में फिर से एनसीपी टूटती है तो वो एक झटके में उधर चले जाते हैं और डिप्टी सीएम बन जाते हैं। ये मैसेज इधर उधर का क्या है और उस दौर का क्या है, और अडानी के गेस्ट हाउस में बैठक का मतलब क्या है, वर्ली के नेहरू सेंटर में जो शरद पवार जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम पर से क्या वाकई सारे केस हटा लिए जाएंगे अगर हम साथ में आएंगे, जो सीबीआई और ईडी में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी ने लिस्ट सौंपी थी उसमें शरद पवार के खिलाफ जो पूरा मामला था उसका कच्चा चिट्ठा भी था। अजीत पवार के खिलाफ जो सिंचाई घोटाले का जिक्र खुद बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में किया, उन चीजों का भी जिक्र था। और भी बड़े नेता थे, उसकी पूरी कतार थी। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है आज की तारीख में, यह तो एक अतीत का पन्ना है जो बतलाता है कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ही रिच ट्रेडिशन रहा है। और उस रिच ट्रेडिशन के पीछे यह है कि कोई भी कुछ गंवाना नहीं चाहता है। यह कोई भी कुछ है कौन, और सीएम चुनने के लिए क्या वाकई इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक परिस्थितियों के आश्रय चलेंगे, या इस बार बीजेपी महाराष्ट्र को गंवाना नहीं चाहती है, वह पूरे तरीके से अपने हाथ में चाहती है, सब कुछ चाहती है। यह सब कुछ का मतलब होता क्या है? तो एक क्षण के लिए जरा समझिए जो हमने शुरू में आपसे कहा कि यह देश कॉरपोरेट चला रहा है, हम उस पर आए। उससे पहले महाराष्ट्र के भीतर की परिस्थिति को समझिए। 155 परिवार राजनीति में सक्रिय है महाराष्ट्र के भीतर, उसमें से 110 परिवारों की मौजूदगी इस चुनाव में चुनावी जीत के साथ मौजूद है। उस 155 परिवारों में से अगर 110 जीते हैं तो 40 परिवार कांग्रेस और एनसीपी के भी सक्रिय हैं राजनीतिक तौर पर। इन परिवारों की खासियत एक लेगेसी है, जो वहां पर बिजनेस चल रहा है उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का दौर भी रहा है, आप ध्यान दीजिए। कांग्रेस के दौर में विलासराव देशमुख लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले शरद पवार भी रहे। और एक पूरी प्रक्रिया है जो आप महाराष्ट्र की राजनीति को खमालेंगे तो जो हम 150 परिवारों का जिक्र कर रहे हैं उसमें 28 शुगर फैक्ट्री है,
डायनेस्टी पॉलिटिक्स को चलती चली आ रही है। 15 ऐसे परिवार हैं जिनके हाथ में एजुकेशन का धंधा है। 7 ऐसे परिवार हैं जिनके पास मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये बड़े बड़े का हम जिक्र कर रहे हैं, छोटों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। और उस दायरे के भीतर में लगभग हाफ सेंचुरी यानी 50 के लगभग परिवारों की तादाद जो है, जो राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उसमें एजुकेशन हब उनके पास है, मेडिकल हब उनके पास है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस उनके पास है, रियल एस्टेट उनके पास है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मसला उनके पास है। तो एक लंबी प्रक्रिया है बिजनेस को संभालने की, और इसमें बीजेपी के लोगों की भागीदारी बड़ी कम है। सिर्फ 6 या 8 लोग निकलेंगे आपके हथेली में जो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर है। तो बीजेपी को अब सब कुछ चाहिए, और पुराने दौर की जिस लेगेसी को लोग संभाले हुए हैं उनको सहेजना है या उनको धकेलना है। और इस दौर में एक नई एंट्री कॉरपोरेट के जरिए होनी है। तो क्या कॉरपोरेट डिसीजन लेगा, मित्र डिसीजन लेंगे? जो 5 बरस पहले सोचा जा रहा था वो 5 बरस के बाद अब इंप्लीमेंट करने की परिस्थिति आ गई है, क्योंकि बहुमत की ताकत हमारे पास है। शायद इसलिए क्योंकि इस परिस्थिति में जैसे ही ठाणे में यानी मुख्यमंत्री के दफ्तर या घर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, जो एकनाथ शिंदे ने तकरीबन 1 घंटे तक जो संवाद किया, जिसका लब्बो लुबाब यही निकला, तो सब कुछ कल ही तय होगा। और दिल्ली जा रहे हैं, वो जो तय करेंगे हम मान लेंगे, यही मतलब कोई भी निकालेगा। लेकिन इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिर्फ 1 घंटे के भीतर नागपुर सक्रिय होता है। चंद्रशेखर बावनकुले वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ जाते हैं और वो एकनाथ शिंदे की पीठ थपथपाते हैं। तो क्या बीजेपी अब इस बात को समझ चुकी है कि दरअसल जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके आसरे महाराष्ट्र का पूरा बिजनेस संभालना है? इन सब परिस्थितियों के बीच एक झटका और दे दे। तमाम बड़े के बड़े जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो गुजरात शिफ्ट हो रहे थे, और बीते 72 घंटों से जो स्टैग्नेंसी है मुख्यमंत्री को लेकर, इसी 72 घंटे के भीतर में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगना था, वह भी शिफ्ट हो गया। और वहां के लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं, किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं, यह कारण बताया गया। यानी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बताते हैं कि देखिए हर प्रोजेक्ट हम लाने को तैयार हैं और यहां पर जनता हमारे साथ है, इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने हमको वोट दिया है, हम इतने शानदार तरीके से जीत कर आए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी सिर्फ 48 घंटे पहले जो अरामको के साथ जो सऊदी की कंपनी और एनटीपीसी मिलकर जिस ऑयल रिफाइनरी को रत्नागिरी में लाना चाहते थे वो गुजरात चला गया, और उसके साथ साथ एक दूसरा हिस्सा आंध्र प्रदेश चला गया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू लगातार कह रहे हैं दिल्ली को, आप हमको प्रोजेक्ट दीजिए, शिफ्ट मत होने दीजिए। और शायद यही वो परिस्थिति है कि बीजेपी शासित राज्यों में लगातार प्रोजेक्ट्स आने का सिलसिला दिल्ली से तय होता है। इसीलिए तो कैबिनेट की बैठक जब शुरू हुई कल, तो उस कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो रेलवे से जुड़ा हुआ मल्टीलिंगुअल जो ट्रैक्स हैं वो महाराष्ट्र में बनेंगे, वह उत्तर प्रदेश में आएंगे, वह मध्य प्रदेश में जाएंगे। और इस पूरी के पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो हमारी टीम ने निकाला, उसकी जानकारी दी कि ये 375 किलोमीटर का जो सेंट्रल कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जिन्होंने रेलवे को लेकर किया, उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर जलगांव से मनमाड़ तक, भुसावल से खांडवा तक, प्रयागराज से मणिकपुर तक, ये यहां पर प्रोजेक्ट लेकर रेलवे लेकर आ रहा है। लेकिन ऑयल रिफाइनरी रत्नागिरी के बदले गुजरात में, जबकि 2 ऑयल रिफाइनरी पहले से है, जामनगर में रिलायंस और नायरा एनर्जी मिलकर चलाते हैं और इंडियन ऑयल वडोदरा में चलाता है, लेकिन वो वहां चले गए। तो ओएनजीसी और आरामको जो सऊदी ने कहा हुआ है $100 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, महाराष्ट्र उसके दायरे में नहीं आ रहा है। लेकिन दोबारा लौटिए महाराष्ट्र के उसी मुख्यमंत्री परिस्थिति में। आखिर महाराष्ट्र एक बिजनेस हब है और उसको संभालने के लिए एकनाथ शिंदे ने सब कुछ अडानीज के हवाले कैसे किया। धारावी से लेकर धारावी को बसाने के लिए 560 एकड़ से ज्यादा की जमीन अलग अलग जगहों पर जो अलॉट होते चला गया, उसमें अगला सवाल यह है कि बीएमसी पर कब्जा करेगा तो कौन करेगा, उससे कोई रुकावट ना आ जाए और इन सब के बीच बिजनेस चलते रहे, किस रूप में चले,
इसीलिए देर नहीं लगाई, नागपुर में बैठे हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने और वो पीठ थपथपाने लगे एकनाथ शिंदे की। लेकिन थपथपाने का अंदाज देख लीजिए। आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में महायुति को, कोई भी महायुति को ऐसा मैंडेट नहीं मिला। वो मैंडेट मिला है एकनाथ जी ने जिस प्रकार से काम किया उसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एकनाथ जी की भूमिका ये स्वयं स्पष्ट है, महायुति को मजबूत करना है, एनडीए को मजबूत करना है, साथ साथ डबल इंजन सरकार को आगे लेके जानी है। आने वाले दिनों में 14 करोड़ जनता का जो मैनिफेस्टो बनाया है उसको पूरा करना है। हमें जनता को दिए हुए आश्वासनों को पूरा करना है। इसलिए एकनाथ जी ने पूरी तरह से अपना महाराष्ट्र जनता के सामने पूरी तरह से बात रखी। और जो बात रखी है मैं इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं 50 लाख कार्यकर्ताओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी के, कि उनकी भूमिका एनडीए मजबूत करने की, उनकी भूमिका महायुति मजबूत करने की है, उनकी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र की है, उनकी भूमिका हमारे अमित भाई के साथ मिलकर आगे लेके जाने की है। तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी की भूमिका ये महाराष्ट्र के लिए और आने वाले महाराष्ट्र के विकास के लिए, सभी समाजों के लिए, सभी विकास के एजेंडा पूरे करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। असल में बीजेपी का यह अंदाज निराला है, यानी शहीद होने के लिए कैसे कैसे तमगे दिए जा सकते हैं, इसमें कोई कोताही एकनाथ शिंदे को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने नहीं छोड़ी। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है, यह भी समझना होगा। बीजेपी 132 पर पहुंच चुकी है। 4, 5, 6 विधायक, 7 विधायक और उनके साथ दूसरी छिटपुट पार्टियों के और इंडिपेंडेंट आ चुके हैं। 144 का आंकड़ा चाहिए। राजनीतिक सौदेबाजी महाराष्ट्र को लेकर हर कालखंड में यह कहती चली आई है, जो मुख्यमंत्री होता है ताकत उसी के पास होती है, डिप्टी कोई मायने रखता नहीं है। और राजनीतिक तौर पर गवर्नेंस के तौर तरीके और पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के साथ चलता है। तो शायद इस बात को हवा दी जा रही है कि गृह मंत्रालय अगर एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए तो वो मान जाए, बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो शायद वो मान जाए। परिस्थिति ये नहीं है। असल परिस्थिति के लिए दोबारा आपको लौटना होगा महाराष्ट्र की ताजपोशी दरअसल किस मुश्किल हालात में फंसी हुई है, या फिर यह कितनी ताकतवर होती है, इसका अंदाज इससे भी लग सकता है। जब हम आपसे अतीत का जिक्र कर रहे थे, जिस वक्त रात के अंधेरे में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ था, उस दौर को याद कीजिएगा तो उस दौर में दिल्ली भी जाग रही थी। राजभवन में भगत सिंह कोश्यारी होते थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होते थे, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास था। ये तीनों जाग रहे थे और जब एक झटके में शपथ लेने के बाद सरकार डगमगा गई तो राज्यपाल का शासन वहां पर आ जाए। और उस सब के बीच, इन दोनों परिस्थितियों के बीच 5:47 पर राष्ट्रपति शासन या गवर्नर रूल का जिक्र किया गया था, नोटिफिकेशन जो निकाला गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी अगर उस दौर का ट्वीट देखिएगा तो उन्होंने फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दे डाली थी। वो अभी डिलीट हुआ नहीं है, वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये 2019 का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। इन बातों का मौजूदा वक्त में इसलिए जिक्र हो चला है क्योंकि अब कॉरपोरेट के लिए राजनीतिक सत्ता काम करती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसका एक उदाहरण अगर राष्ट्रीय तौर पर देखें तो पार्लियामेंट के भीतर आज ही 2 सवालों के जवाब निकल कर आए। उन 2 सवालों में जानकारी दी गई कि दरअसल इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का लोन माफ करना छूटा नहीं है, अभी भी जारी है। और तेल से जो कमाई होती है, जो टैक्स पेयर का पैसा आता है, वो इतनी बड़ी तादाद में कमाई है कि जनता को कोई राहत मिलती नहीं है। तो सीधे समझे तो तेल से कमाई करना और कॉरपोरेट को माफ कर देना। अगर आप 5 साल के आंकड़ों को समझे तो केंद्र सरकार ने तकरीबन इस दौर में जो कमाई की वह 21 लाख करोड़ की कमाई 2019 से 2024 तक की कमाई है। तेल के जरिए 21 लाख करोड़ राज्यों ने भी कमाई की, लेकिन उन्होंने 13,60,000 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाइएगा तो लगभग 36 लाख करोड़ की यह कमाई है। लेकिन इसके समानांतर कॉरपोरेट को जो माफी दी जाती है
उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो इस साल भी यानी बीते साल यानी मार्च के महीने तक 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सबसे कम कॉरपोरेट को माफी दी गई जो कर्ज लेते हैं बैंक से और कर्ज नहीं लौटा पाते हैं 1,70,262 करोड़ रुपए। यह सबसे ताजा जानकारी है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की है और उस फाइनेंशियल ईयर के भीतर तेल से सरकार की कमाई हुई 4,32,000 करोड़ रुपए। तो उसमें से 1,70,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। इसी तरीके से बरस दर बरस का एक आंकड़ा है जो बतलाता है कि सरकार टैक्स कैसे लेती है, कीमतों को कैसे बढ़ाती है, उससे किस रूप में कमाई करती है, उस कमाई से कॉरपोरेट को कितनी राहत रियायत देती है, उसकी एवज में कॉरपोरेट पॉलिटिकल तौर पे क्या मदद करता है। शायद अब यह भी छुपा हुआ तो है नहीं। तो फिर महाराष्ट्र के भीतर जो एक बिजनेस स्टेट है, उस बिजनेस स्टेट के भीतर क्या कुछ हो सकता है। और जब इसकी दिशा में जा रहे हैं तो एक चीज और समझिए, क्योंकि केंद्र सरकार अब इस बात के लिए तैयार बैठी है कि आने वाले वक्त में वह इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो 74% एफडी है यानी एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 74% है, उसको 100% करना है और बाकायदा कैबिनेट के पास नोट बनाकर भेजा जा चुका है। आप जरा कल्पना कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के आने का मतलब होगा क्या। मतलब यह होगा कि 2014 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय पर व्यक्ति जो इंश्योरेंस था वो तकरीबन $52 था। उस समय प्रति डॉलर की कीमत 58 रुपए थी। तो $52 का मतलब हुआ प्रति व्यक्ति 3,016 रुपए उस दौर में इंश्योरेंस में जो पैसा लगा था। आज की तारीख में ये $92 है और प्रति डॉलर कीमत 84 रुपए है। यानी उस समय 3,016 रुपए प्रति व्यक्ति इंश्योरेंस और आज की तारीख में 7,728 रुपए प्रति व्यक्ति इंश्योरेंस। यह एक सामान्य सी परिस्थिति है कि बिजनेस, कॉरपोरेट, पॉलिटिक्स और इन सब के बीच ताकतवर पदों पर किनकी नियुक्ति हो यह फैसले होते हैं। शायद इसीलिए यह मामला उलझा हुआ है कि एकनाथ शिंदे अब इस दौर में जब पूरा बहुमत पास में है तो बड़े बड़े निर्णय लेने होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्णय लेने होंगे, बहुत जगहों पर बहुत चीजें चेंज करनी होंगी, बदलनी होंगी। यहां तक कि महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसकी पॉलिसी में भी चेंज लाना होगा। वहां की जमीन जो है वो कैसे बड़े कॉरपोरेट के हाथों में ही देनी होगी। बड़े कॉरपोरेट चाहे तो अपने नीचे बाकियों को दे दे, यानी एक बड़ा ठेकेदार रहे, उसके अंदर में पेटी ठाकेदार सब काम करते चले जाए। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन वहां के प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर को लेकर होने जा रहा है। इसको आप आंख बंद करके मान लीजिए। और यह परिवर्तन विकास का द्योतक होगा जिसका जिक्र बार बार किया जाएगा। यह भी आप मान लीजिए, चाहे चुनाव के वक्त में अगले बरस अभी 1,500 लाडली योजना था, उस समय 3,000 देने की नौबत क्यों ना आ जाए, बेरोजगारी चरम पर क्यों ना पहुंच जाए, किसानों को लागत चाहे ना मिले, चाहे अलग अलग फसलों को लेकर किसानों के भीतर आक्रोश हो, कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि एक बिजनेस स्टेट के भीतर मुख्यमंत्री बिजनेस करने वाला चाहिए और इसको गंवाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो जो उस कॉरपोरेट की सहमति से अपनी पॉलिसी को बना पाए या उस पॉलिसी को बनाते वक्त उसको पॉलिटिकलाइज वे में रख पाए, मुख्यमंत्री तो वही होगा। और इसका अनुभव देवेंद्र फडणवीस को है, इसका अनुभव एकनाथ शिंदे को भी है, इसका पूरा अनुभव अपने दौर में उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन इसका अनुभव शरद पवार को भी है। और शरद पवार का पाठ अजीत पवार ने बाखूबी पढ़ा हुआ है। यानी महाराष्ट्र की सत्ता कब किस मोड़ पर आकर अटक जाए और जिस मोड़ पर अटके उसमें ऑपरेशन लोटस चले या ऑपरेशन बिल्कुल नए सिरे का सत्ता पाने के लिए हो, अभी भी उसकी धड़कनें बची हुई है। शायद इसीलिए राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के भीतर 155 परिवार जो राजनीति को हाँकते हैं उसके आगे आप किसी की ताकत देख नहीं पाएंगे। और उस ताकत का मतलब क्या होता है, ये नागपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब बना है उसमें किसका किसका पैसा लगा हुआ है, उसमें बीजेपी के नेताओं का भी पैसा लगा हुआ है।
उस कार्गो हब में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बना है, और भी दुनिया भर के जो अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल वे में नेक्सस जानते हैं, उनका पैसा भी लगा हुआ है। कमोवेश आने वाले वक्त में जो अभी सड़कें बनी हैं, वो चाहे नागपुर से मुंबई तक की सड़क का जिक्र हो, चाहे दिल्ली से मुंबई तक का जो सड़क का जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है उसका जिक्र हो, अब उसके समानांतर जिन प्रोजेक्ट्सों को लाना है, उसमें हमारी टीम ने बताया कि तकरीबन 52 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में आएंगे, लेकिन इस बार वह छोटे बिजनेसमैन के हाथ नहीं बल्कि बड़े कॉरपोरेट के आश्रय चलेंगे, और वही कॉरपोरेट तय करेंगे मुख्यमंत्री होगा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।